नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार सिंह इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप की तरफ से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया है, आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से शुरू होता है और यह 1947 ईस्वी तक माना जाता है। लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास का जो पहला चैप्टर है वह है यूरोपियों का भारत आगमन, जो कि मध्यकाल से भी जुड़ा हुआ है। पहला चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातों को हम समझेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि आधुनिक भारत का इतिहास प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, चाहे वह आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में अगर इतिहास पोर्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन ऑफ नंबर की संख्या आधुनिक भारत के इतिहास से अधिक रहती है। इसलिए आधुनिक भारत के इतिहास को हम बहुत ही विस्तार से समझते हुए इसको पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे यूरोपियों का भारत आगमन, जैसा कि पहले चैप्टर का नाम है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या इससे पहले भारत और यूरोप के बीच कोई संबंध नहीं था? ऐसा नहीं है। प्राचीन काल से ही भारत और यूरोपियों के बीच व्यापारिक संबंध थे और आपने सुना होगा भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था। और यूनान कहाँ है? यूरोप में है। यानी भारत और यूरोप के बीच पहले से संबंध थे और यह संबंध व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। आप देखेंगे कि प्राचीन काल में भारत और रोम के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता था और यह व्यापार हमेशा भारत के पक्ष में था, यानी व्यापारिक लाभ भारत के पक्ष में था। और यूरोपीय राजाओं के राजदूत भी भारत आते थे। यहाँ यूरोपियों के भारत आगमन से तात्पर्य यह है कि एक नए रास्ते की खोज करके यूरोपी भारत आए। और यह रास्ता कौन सा था? अगर मैप में आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर होते हुए हिंद से होते हुए हिंद महासागर होते हुए यह भारत पहुँचे। तो यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यूरोपियों को एक नए रास्ते की खोज कर भारत आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? या ये भी कह सकते हैं कि भारत आने के लिए इन्हें एक नए रास्ते की खोज करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस कारण को जानने से पहले एक चीज़ हम ये आपको बता दें, या दो तीन चीज़ें आप लोग समझ लीजिए मैप के माध्यम से। यहाँ कुछ चीज़ें आप समझेंगे। पहली बात तो जब भारत के आप बारे में आप पढ़ रहे हैं तो वर्तमान भारत के बारे में आप नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 15 अगस्त 1947 से पहले का जो भारत है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। यानी पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है। दूसरी चीज़ कि इधर देखेंगे बांग्लादेश
जो बांग्लादेश है ये भी भारत का हिस्सा है, यानी भारत में यह दोनों क्षेत्र जुड़ जाएंगे और भारत का क्षेत्रफल यहाँ से आप देखेंगे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो अगर पाकिस्तान भारत में है या 1947 के पहले का भारत अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका पड़ोसी कौन है? ईरान और अफ़गानिस्तान। हालांकि प्राचीन काल में अफ़गानिस्तान के भी कुछ हिस्से भारत में थे। अगर मान लीजिए आपको यहाँ भारत से अब यूरोप जाना है तो आपने ईरान को पार किया, यानी आप ईरान पहुँचे, ईरान से आप तुर्की पहुँचे और तुर्की से आप यूरोप पहुँच गए। अगर इस रास्ते से जाना चाहते हैं तो ईरान आए, ईरान से इराक पहुँचे, इराक से आप तुर्की पहुँचे और यूरोप पहुँच गए। यानी यह कौन सा मार्ग है? स्थल मार्ग है। भारत से यूरोप पहुँचने का एक दूसरा मार्ग भी था जो जल मार्ग था। दो जल मार्ग आपको यहाँ दिखाई देगा। एक तो यह फारस की खाड़ी और दूसरी चीज यह लाल सागर। यानी भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था वह न केवल स्थल मार्ग से होता था बल्कि जल मार्ग से भी होता था। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो पूरा व्यापार होता था वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता था। इस पूरे व्यापार में कई देशों के व्यापारी मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, लेकिन इसके बावजूद यह व्यापार या यह व्यापारिक स्थिति भारत के लिए लाभदायक होती थी। कुल मिलाकर भारत और यूरोप के बीच एक तो स्थल मार्ग से व्यापार होता था, दूसरे फारस की खाड़ी के द्वारा होता था, तीसरे लाल सागर और भूमध्य सागर होते हुए होता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि मध्यकाल में इस पूरे व्यापार पर जो अरब व्यापारी थे उनका लगभग एकाधिकार था और अरब व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर भी बड़ी संख्या में आकर बस चुके थे। अब जैसा कि हमने कहा कि किस कारण या क्यों यूरोपियों को एक नए मार्ग की खोज करके जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर होते हुए भारत आने को मजबूर हुए। क्यों मजबूर हुए? हुआ यूं कि 1453 ईस्वी में रोमन साम्राज्य और तुर्कों के बीच एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया देखेंगे, कुस्तुनतुनिया को ही वर्तमान में इस्तांबुल कहा जाता है और कुस्तुनतुनिया की स्थिति ऐसी है, आप देखेंगे यहीं तुर्की में, कि इसके द्वारा अगर इस्तांबुल पे कुस्तुनतुनिया पर जिसका अधिकार होता है या कुस्तुनतुनिया जिसके अधिकार क्षेत्र में होगा वह एशिया यानी भारत और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार को नियंत्रित कर सकता था, क्योंकि इसके द्वारा भूमध्य सागर, अगर कुस्तुनतुनिया पे आपका अधिकार है तो यह इसके भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों पर भी आप नियंत्रण कर सकते हैं और इधर मरमरा सागर पर भी आपका नियंत्रण मजबूत हो जाता है। तो तुर्कों ने जब यह देखा या तुर्कों ने जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और यह देखा कि भारत और रोम के बीच जो व्यापार हो रहा है या भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार हो रहा है
वह काफ़ी फायदेमंद है, तो उन्होंने इस पूरे व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। यानी इस पूरे व्यापार को तुर्की के लोग खुद नियंत्रित करने लगे और किसी भी व्यापारी को न तो इधर से यूरोप जाने देते थे और न यूरोप के यात्रियों को, यूरोप के व्यापारियों को भारत आने देते थे। इसलिए अब यूरोपियों को यह लगा कि भारत और पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार हो रहा था पहले, उस व्यापार को फिर से अगर निर्बाध रूप से संचालित करना है तो एक नए रास्ते की खोज हमें करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि तुर्की द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेने के कारण यूरोपियों को भारत आने के लिए एक नए मार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी। अब देखेंगे कि इस क्षेत्र में देखेंगे तो कई यात्रियों ने प्रयास किया, जिसमें पहला नाम है पुर्तगाल का एक यात्री है बार्थोलेम्यू डियाज। तो देखेंगे इस क्षेत्र में जो पहला प्रयास किया वह है बार्थोलेम्यू डियाज, जो कि पुर्तगाल का यात्री था और इसने भारत पहुंचने के लिए अफ्रीका महाद्वीप के तटीय क्षेत्रों से होते हुए, या कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर होते हुए यह आगे बढ़ा और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर तक तो यह पहुंच गया। आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का जो अंतिम छोर है इसे कहा जाता है उत्तमासा अंतरीप। यहाँ जो है उत्तमासा अंतरीप है। बार्थोलेम्यू डियाज 1488 ईस्वी में उत्तमासा अंतरीप तक तो पहुंच गया, परंतु इससे जब वह आगे बढ़ा तो वह समझ नहीं पाया कि आगे क्या कहाँ जाए। इसलिए बार्थोलेम्यू डियाज यहीं से वापस लौट गया। परंतु बार्थोलेम्यू डियाज ने जो पुर्तगाल से लेकर अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर तक जिस रास्ते की खोज की, उस रास्ते को नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप मार्ग या उत्तमासा अंतरीप मार्ग। इसके बाद इस क्षेत्र में जो दूसरा नाम आता है वह है स्पेन का यात्री कोलंबस, जो 1492 ईस्वी में भारत पहुंचने के लिए एक नए मार्ग की खोज करने के लिए निकला, लेकिन समुद्री हवाओं के कारण इसका जहाज भटक गया और यह पहुंच गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी कोलंबस ने एक नई दुनिया की खोज की जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो तीसरा नाम है वह है वास्को डी गामा का।
वास्को डिगामा भी पुर्तगाल का यात्री था। वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप मार्ग का अनुसरण किया और हिंद महासागर में आगे बढ़ते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक जिसका नाम कहीं कहीं अब्दुल मजीद मिलता है तो कहीं कहीं अब्दुल मनीद मिलता है। इस गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट तट पर पहुंचने में सफल हुआ और इस प्रकार वास्को डिगामा पहला यूरोपीय यात्री था जिसने यूरोप से भारत पहुंचने के लिए एक नए मार्ग की खोज की जिसमें कोई भी मध्यस्थ नहीं था। यानी भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? वास्को डिगामा, जो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट तट पे पहुंचा। और यह क्वेश्चन देखेंगे आप कि छोटे बड़े एग्जामों में कई बार पूछा गया है। तो यह एक छोटी सी कहानी थी यूरोपियों के भारत पहुंचने की। यानी यहाँ स्पष्ट हो गया कि भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। अब इसके बाद की कहानी देखेंगे कि जैसे ही वास्को डिगामा भारत के कालीकट तट पर पहुंचा तो कालीकट का शासक किस समय था, जिसकी उपाधि, नाम तो नहीं मिलता लेकिन उपाधि नाम दोनों यही माना जाता है, जमोरिन। यानी कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन। या कालीकट के शासक की उपाधि क्या थी? तो जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया, लेकिन जैसे ही यह बात पता चली अरब, या कह सकते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर बसे अरब व्यापारियों को कि पुर्तगाल का यात्री वास्को डिगामा भारत पहुंच चुका है और वह जमोरिन से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है, तो अरब व्यापारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अरब व्यापारियों ने यह पूरा प्रयास किया कि जमोरिन वास्को डिगामा को भारत से व्यापार करने की कोई सुविधा न दे। ऐसा क्यों? इसलिए, लेकिन अरब व्यापारियों के विरोध के बावजूद जमोरिन ने वास्को डिगामा को व्यापार करने की सुविधा दी। क्यों दी? अब यहाँ समझने वाली बात यह है, जैसे हमने बताया कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के बाद तुर्कों ने भारत और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। उसी प्रकार देखेंगे कि अरब व्यापारी जो थे पश्चिम तट और दक्षिण भारतीय व्यापार पर पूरी तरह एकाधिकार स्थापित किए हुए थे और अरब व्यापारी यह नहीं चाहते थे कि उनका यह एकाधिकार समाप्त हो। दूसरी तरफ जमोरिन को क्या लगा कि अब तक उसके राज्य की वस्तुओं को खरीदने वाले केवल एक ही व्यापारी हैं, वह है अरब। अगर हम वास्को डिगामा को व्यापार करने की सुविधा देते हैं
तो हमें या हमारे क्षेत्र की वस्तुओं को खरीदने के लिए और एक व्यापारी उपलब्ध होगा, और ऐसी स्थिति में हम अपने राज्य की वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको खरीदने वाला केवल और केवल एक ही व्यापारी है, ए, कोई दूसरा व्यापारी नहीं है। तो यह ए इस वस्तु का जो भी दाम देगा उसी पर हमें वस्तु को बेचना पड़ेगा। मान लीजिए कि इसके अलावा एक दूसरा व्यापारी आ जाता है, बी, और वह ए की अपेक्षा इस वस्तु का दाम अधिक देता है। जैसे मान लीजिए कि यह 14 रुपये या 15 रुपये केजी दे रहे थे, तो यह 16 रुपये केजी दे रहे हैं। तो हम यह वस्तु किसको बेचेंगे? सामान्य रूप से स्वाभाविक है कि बी वाले को बेचेंगे। यानी अब यहाँ हम बार्गेनिंग कर सकते हैं कि जो हमारी वस्तु का उचित मूल्य देगा, अधिक मूल्य देगा, उसी को हम अपनी वस्तु बेचेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जमोरिन ने वास्को डी गामा को व्यापार करने की सुविधा दी। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्को डी गामा जब व्यापार करके पुर्तगाल पहुँचा यानी यूरोप पहुँचा, तो उसको कुल व्यापार में 60 गुना का लाभ हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा लाभ था। यहाँ समझने वाली चीज़ यह है कि देखिए, व्यापार वहीं चलता है जहाँ लाभ हो। अगर हम कोई ऐसा व्यापार कर रहे हों जिसमें हमको हानि हो रही है, तो वह व्यापार हम नहीं करेंगे। यानी व्यापार लाभ पर टिका होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वास्को डी गामा को यहाँ 60 गुना का लाभ हुआ, इसलिए यह यानी पुर्तगाली फिर से भारत आने को प्रेरित हुए। अगर यहीं इस पूरे व्यापार में 10 गुना की हानि हो जाती, तो हो सकता है कि फिर यूरोपी यानी पुर्तगाली कभी भी इस रास्ते से भारत नहीं आते। अच्छा, यहाँ यह समझिए इतना बड़ा लाभ हुआ क्यों? अब यहाँ समझिए कि जैसे पहले यह जो व्यापार होता था, तो इसमें कई देशों के व्यापारी मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। लेकिन जिस रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने किया, या जिस रास्ते से वास्को डी गामा भारत आया था, उस रास्ते में कोई भी मध्यस्थ नहीं था। जैसे आजकल देखते होंगे कि ज़मीन का व्यवसाय चलता है, शहरों में प्लाटिंग होती है, तो जो ज़मीन बेचने वाला होता है और जो खरीदने वाला होता है, उसके बीच मीडिएटर होते हैं, और यह मीडिएटर जितने ही अधिक होंगे, ज़मीन का दाम उतना ही अधिक बताया जाता है। यानी इस पूरे व्यापार में जो बेचने वाला है, जो मालिक है, उसको रेट कुछ और बताया जाता है, जो इसको बेचना होता है उसको रेट कुछ अलग बताया जाता है। और जितने अधिक मीडिएटर होते हैं, वह अपना अपना हिस्सा रख लेते हैं, जिससे ज़मीन का दाम महंगा हो जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ जो भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था, उसमें कई मीडिएटर होते थे, इसलिए जो भारत से वस्तु यूरोप पहुँचती थी वह महंगी बिकती थी, और चूँकि इस रास्ते में कोई मीडिएटर नहीं था, इसलिए यहाँ पुर्तगालियों को 60 गुना का लाभ हुआ। देखेंगे कि अब यूरोप यानी पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार की एक श्रृंखला चलेगी। वास्को डी गामा भारत से वापस गया, और ठीक 2 साल बाद 1500 ईस्वी में
पुर्तगाली अल्वारेज काब्राल के नेतृत्व में पुनः भारत आया। यानी जो दूसरा पुर्तगाली व्यापारिक मंडल था वह 1500 ईस्वी में अल्वारेज काब्राल के नेतृत्व में पुनः भारत आया और व्यापार करके वापस गया। इसके बाद पुनः 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगाली भारत आए और भारत से वस्तु खरीदकर यूरोप गए। यानी अब भारत और यूरोप के बीच, यानी पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार की एक नियमित प्रक्रिया शुरू हो गई। अब देखेंगे तो पुर्तगाली भारत आते थे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से वस्तु खरीदते थे। इसमें काफ़ी समय लगता था और चूंकि व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, इसलिए पुर्तगालियों ने यह नीति अपनाई या एक योजना बनाई कि क्यों न हम भारत में अपने कुछ व्यक्तियों को रख दें जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से वस्तु खरीदकर इकट्ठा किए रहेंगे और हमारे जहाज आएंगे और वस्तु लेकर यहाँ से चले जाएंगे। इसके लिए अब जो इन्होंने आगे कदम उठाया कि भारत में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करनी शुरू की, जिसे व्यापारिक फैक्ट्री भी कहा जाता है। देखेंगे तो पुर्तगालियों ने भारत में अपनी जो पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की 1503 ईस्वी में कोचीन में। यहाँ देखेंगे जो व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री है, यहाँ कोई उत्पादन का कार्य नहीं होता था। यहाँ देखेंगे कि कोई उत्पादन का कार्य नहीं होता था, बल्कि यहाँ वस्तुओं का संग्रह किया जाता था। जो भी वस्तु यूरोप भेजनी होती थी, पुर्तगाल भेजनी होती थी, उन वस्तुओं को खरीदकर इन व्यापारिक कोठियों में इकट्ठा किया जाता था। अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, स्वाभाविक है कि व्यक्ति पुर्तगालियों से भारत में जो व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे उनकी संख्या भी बढ़ेगी, और जब संख्या बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कोई मुखिया भी होना चाहिए, और उस मुखिया के रूप में नियुक्त किया गया गवर्नर। यानी अब भारत में पुर्तगाली व्यापारिक गतिविधियों की देखरेख के लिए पुर्तगाली गवर्नर की नियुक्ति होगी, और भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त होगा, वह है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो भारत में 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहेगा। यानी 1505 ईस्वी में भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को नियुक्त किया गया। तो अब यहाँ हम देखेंगे कुछ गवर्नर को।
यहाँ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी। अब देखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, यानी भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब भारत आया तो इसने एक नीति अपनाई जिसे कहा जाता है शांत जल बेड़े की नीति, या इसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी शांत जल बेड़े की नीति के तहत अल्मीडा ने क्या किया कि भारतीय शासकों से बेहतर संबंध बनाते हुए भारत के तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक कोठियां खोली, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों से वस्तुओं का संग्रह करके इन कोठियों में रखा जा सके और उनको तेजी के साथ पुर्तगाल भेजा जा सके। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की इस नीति, या कह सकते हैं कि भारत और पुर्तगाल के बीच बढ़ते व्यापार का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वह दो देशों को हुआ। पहला था मिस्र और दूसरा था तुर्की। मिस्र और तुर्की को जो नुकसान हो रहा था, उस व्यापारिक नुकसान के क्रम को तोड़ने के लिए इन्होंने एक गुट बनाया, या यह एक योजना बनाई कि किसी तरह पुर्तगालियों को अगर हम एक युद्ध में परास्त कर दें और परास्त करके भारत से भगा दें तो एक बार पुनः हम इस व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं। और इसमें सहयोग किया भारतीय राज्य गुजरात ने। यानी मिस्र, तुर्की और गुजरात के शासकों ने एक गुट बनाया और 1508 ईस्वी में इन्होंने पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया। पंद्रह सौ आठ में जो युद्ध हुआ उसे कहा जाता है चौल का युद्ध। 1508 में जो चौल का युद्ध हुआ उसमें मिस्र, तुर्की और गुजरात ने मिलकर पुर्तगालियों को परास्त कर दिया। लेकिन पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने हार नहीं मानी और ठीक कुछ महीने बाद 1509 ईस्वी में दीव के युद्ध में, दीव जो दमन दीव है, दमन दीव का जो दीव वाला हिस्सा है वहाँ पर युद्ध हुआ, इसलिए इसे कहा जाता है दीव का युद्ध। इस दीव के युद्ध में इन तीनों की संयुक्त सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया
और परास्त करके अपनी सेना और अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की, और जो इन तीनों का उद्देश्य था उस उद्देश्य को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ध्वस्त कर दिया और भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को एक बार पुनः स्थापित किया। इसके बाद 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत से वापस बुला लिया जाता है और इसके स्थान पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक, यहाँ से देखेंगे सबसे ज़्यादा जो पुर्तगालियों में क्वेश्चन पूछा गया है वह अल्फांसो डी अल्बुकर्क से ही पूछा गया है। कई बार पूछा गया है कि भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, कई बार यह क्वेश्चन पूछा है। तो हम पढ़ते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया और इसने कुछ नीतियां अपनाई, कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब देखेंगे तो इसने जो कार्य किए, पहला कार्य अगर देखें तो इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को परास्त करके बीजापुर यूसुफ आदिल शाह को परास्त करके गोवा पर अधिकार कर लिया। दूसरा कार्य देखेंगे तो इसने कोचीन, जो जहाँ पर कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की, कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। इसके अलावा देखेंगे कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने हिंद महासागर से होने वाले पूरे व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की योजना बनाई और इसके लिए ज़रूरी था कि कुछ जल संधियों पर अधिकार किया जाए, यानी ऐसे रास्ते जिनसे होकर व्यापारिक जहाज एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो देखेंगे इसके लिए इसने पहला काम किया कि यहाँ देखेंगे एक मलक्का जल संधि है। यह जो मलक्का जल संधि है इससे व्यापारिक जहाज पूर्वी एशियाई देशों की तरफ जाते थे। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में मलक्का जल संधि पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1515 ईस्वी में, यहाँ देखिएगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा सन याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमने समझाने के लिए लिख दिया है। केवल यह जानिए कि मलक्का जल संधि पर इसने अधिकार कर लिया। इसके बाद
एक जल संधि है हरमुज। यहाँ देखेंगे तो यह जो फारस की खाड़ी वाला इलाका है, यहाँ पे हरमुज जल संधि है। अलबुकर्क ने हरमुज जल संधि पर भी अधिकार कर लिया। यानी यहाँ देख रहे हैं आप कि इधर जो समुद्री मार्ग है इस पर इसका अधिकार हो गया, हरमुज जल संधि पर इसका अधिकार हो गया। इस रास्ते पर पुर्तगालियों का पहले से ही अधिकार है। यानी एक तरह से हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार अलबुकर्क के समय स्थापित हो गया। और यहीं से देखेंगे एक क्वेश्चन बार बार पूछा है, कौन सी यूरोपीय शक्ति अपने को समुद्र का स्वामी कहते थे? तो पुर्तगाली ही अपने को समुद्र का स्वामी कहते थे, क्योंकि समुद्र से होने वाले पूरे व्यापार पर इनका एकाधिकार स्थापित हो गया। और यह बाकायदे परमिट व्यवस्था इन्होंने लागू की। यानी बिना पुर्तगालियों के परमिट के यानी अनुमति के कोई भी राज्य, चाहे वो भारतीय राज्य हो चाहे अन्य कोई राज्य हो, वह व्यापार नहीं कर सकता था। जो अगला महत्वपूर्ण कार्य था अलबुकर्क का, इसने भारत में पुर्तगाली सत्ता को अस्थायी बनाने के लिए पुर्तगालियों को भारत में बसाने और भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, ए की शादी जी से हो रही है और जी जो ए की पत्नी है वह रहने वाली है शिकागो की और ए रहने वाले हैं भारत के। तो आजकल जैसे कि परंपरा है, या कह सकते हैं जो महिला सशक्तिकरण बढ़ रहा है, उसकी वजह से जहाँ महिला रहती है यानी पत्नी रहती है, या पत्नी जो कहती है उसी बात को मानना पड़ता है। ठीक उसी तरह हुआ क्या कि अगर कहा जाए कि अगर जी जो है शिकागो में रहना चाहती है, इसके बच्चे शिकागो में रहना चाहते हैं, तो ये कहाँ रहेंगे? भारत में तो रहेंगे नहीं, या कहाँ जाके रहेंगे? शिकागो में रहेंगे। तो इसी तरह अलबुकर्क ने जो योजना बनाई कि पुर्तगाली भारत आएं और भारतीय महिलाओं से शादी करें, और जब इनका भारत में परिवार होगा पुर्तगालियों का, तो यह भारत में अस्थायी रूप से रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो अलबुकर्क ने योजनाएं लागू की, इन विभिन्न कारणों से या इन योजनाओं के कारण ही अल्फांसो डी अलबुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे कि अलबुकर्क 1515 ईस्वी में भारत से वापस चला गया, या इसको वापस बुला लिया गया। इसके बाद देखेंगे किसको भारत गवर्नर बना के भेजा गया, किताबों में बहुत कम उल्लेख मिलता है। इसके बाद उल्लेख मिलता है कि वास्को डी गामा को 1524 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा गया। यानी कुल मिलाकर
जो वास्को डिगामा है 1524 ईस्वी में तीसरी बार भारत आएगा, और इस बार जब वह भारत आएगा तो पुर्तगाली गवर्नर बनकर आएगा, लेकिन दुर्भाग्य से 1524 ईस्वी में ही भारत में वास्को डिगामा की मृत्यु हो गई। देखिए, जो अगला पुर्तगाली गवर्नर भारत में आया वह है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी तक भारत में रहा। इसके समय देखेंगे भारत में पुर्तगालियों ने कई स्थानों पर अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां खोली, जिसमें से महत्वपूर्ण हैं सेंट थोमे मद्रास के पास, बसीन, बम्बई, चटगांव, सतगांव, दीव। जिसमें से देखेंगे चटगांव और सतगांव उस समय के बंगाल में थे और वर्तमान बांग्लादेश में हैं। यानी अब धीरे धीरे भारत में जो पुर्तगाली फैक्ट्रियों की संख्या है वह बढ़ रही है, और फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे कि व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। नीनो डी कुन्हा ने एक काम और किया कि इससे पहले अल्बुकर्क ने जो मुख्यालय बनाया था कोचीन को, नीनो डी कुन्हा ने क्या किया कि कोचीन के स्थान पर 1530 ईस्वी में गोवा को अपना मुख्यालय बनाया। यानी गोवा अब भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों का मुख्यालय होगा, राजधानी होगी। और 1530 ईस्वी से लेकर आप देखेंगे 1961 ईस्वी तक, 1530 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी तक गोवा जो है भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों की राजधानी रहेगी। अब आप पूछेंगे कि 1961 ईस्वी तक कैसे, तो इसको हम अभी बाद में इसको बताएंगे। नीनो डी कुन्हा के समय एक महत्वपूर्ण कार्य या कह सकते हैं एक विवाद हुआ बसीन को लेकर। पुर्तगालियों ने 1537 ईस्वी में बसीन क्षेत्र में एक दीवार बनानी शुरू की, यानी दीवार खड़ी करनी शुरू की, जिसको लेकर पुर्तगालियों का गुजरात के शासक बहादुर शाह से विवाद हो गया। और इस विवाद को निपटाने के लिए नीनो डी कुन्हा और बहादुर शाह के बीच एक मीटिंग बुलाई गई, और यह जो मीटिंग हुई यह एक पानी के जहाज पर फिक्स की गई। दुर्भाग्यवश इस मीटिंग के दौरान बहादुर शाह और नीनो डी कुन्हा के बीच विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, और नीनो डी कुन्हा ने बहादुर शाह को समुद्र में डुबो कर इनकी हत्या कर दी। यानी बहादुर शाह को नीनो डी कुन्हा ने मार डाला। और इस क्वेश्चन को देखेंगे कि छोटे बड़े सभी एग्जामों में कई बार पूछा है। इसके बाद 1538 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा को भारत से वापस बुला लिया गया। इसके बाद देखेंगे भारत में जो पुर्तगाली गवर्नर बन के आया उसका नाम है गाजिया द नरहुन्ना।
जो 1538 से 42 ईस्वी तक भारत में रहा। अगर इसके समय देखें तो मद्रास, हुगली, दमन आदि क्षेत्रों में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां खोली। इसके बाद नाम आता है मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, जो 1542 से 45 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहा। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके समय सेंट जेवियर या सन जेवियर, जो कि ईसाई धर्म प्रचारक था, यह भारत आया। इसके बाद देखेंगे कि आगे चलकर डच और अंग्रेज भारत आए और डचों तथा अंग्रेजों से जो पुर्तगालियों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, जिसमें डचों ने पुर्तगालियों को कई बार हराया और इसके कारण भारत से पुर्तगाली शक्ति का धीरे धीरे पतन प्रारंभ हो गया और इनके सभी व्यापारिक फैक्ट्रियों पर या तो डचों ने या तो अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। लेकिन भारत के 3 ऐसे क्षेत्र हैं, गोवा, दमन तथा दीव, जिस पर अंग्रेजों का अधिकार 1961 ईस्वी तक बना रहा। यानी भारत जो अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, लेकिन जो पुर्तगाली अंतिम रूप से भारत से गए हैं वह 1961 ईस्वी में गए। इसलिए देखेंगे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत से सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली शक्ति कौन है, भारत से सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय शक्ति कौन हैं, तो कौन होंगे, पुर्तगाली। यानी पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसके अलावा जो पूछता है पुर्तगालियों के भारत आने के जो प्रभाव थे और भारत आने के बाद पुर्तगालियों ने कुछ नई चीज़ों की शुरुआत की, उनसे पूछता है। यहाँ देखेंगे पुर्तगाली जब भारत आए तो भारत आने के बाद अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ों की इन्होंने खेती प्रारंभ की, जिसमें मक्का, तंबाकू, टमाटर, आलू और काजू। यह माना जाता है कि मक्का, तंबाकू, टमाटर, आलू और काजू की खेती भारत में पुर्तगालियों ने ही प्रारंभ की। दूसरी चीज, पुर्तगालियों ने ही भारत में सबसे पहले गोवा में 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इसके अलावा हमने बताया था कि पुर्तगाली अपने को समुद्र का स्वामी कहते थे और इसके लिए इन्होंने परमिट व्यवस्था शुरू की थी। तो पुर्तगालियों ने जो यह परमिट व्यवस्था शुरू की थी, इसको पूरा नाम दिया जाता है कार्टज अरमेडा काफिला व्यवस्था।
जिसके तहत पुर्तगाली दूसरे राज्यों को, चाहे वो भारतीय हो चाहे अन्य विदेशी, उनको परमिट जारी करते थे और इस परमिट के माध्यम से ही वह समुद्री मार्गों से व्यापार करते थे। जिनको परमिट प्राप्त नहीं होता था वह समुद्री मार्गों से व्यापार नहीं कर सकते थे। यहाँ देखने वाली बात यह है कि पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय शक्ति थे और भारत से इन्होंने अच्छा खासा व्यापार भी किया। भारत के अधिकतर क्षेत्रों में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां भी स्थापित की, लेकिन इन सब के बावजूद पुर्तगाली शक्ति का भारत से पतन हो गया। इसके पीछे क्या कारण थे? तो यहाँ देखेंगे 2-3-4 कारण महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो आगे चलकर डच और अंग्रेज भारत आए और पुर्तगालियों की अपेक्षा डचों तथा अंग्रेजों की नौसेना काफ़ी मजबूत थी और इनके बीच जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हुई उसमें पुर्तगालियों की पराजय हुई। दूसरा कारण कि आगे चलकर पुर्तगालियों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील की खोज की और ब्राज़ील पर उन्होंने अधिक ध्यान देना शुरू किया, जिसके पीछे कारण यह था कि ब्राज़ील से वह सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती थी जो इनको भारत से प्राप्त होती थी। तीसरी चीज़ कि पुर्तगालियों ने भारतीयों के धार्मिक मामलों में प्रारंभ से ही हस्तक्षेप करना शुरू किया और भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना शुरू किया, जिसके कारण इनके प्रति भारतीयों में एक विद्वेष की भावना पैदा हुई और भारतीय राजाओं ने इनको संरक्षण देना बंद कर दिया। ठीक, तो यह है आपका पुर्तगालियों का भारत आगमन और भारत में पुर्तगाली शक्ति का पतन कैसे हुआ। इसके साथ ही आपका यह टॉपिक समाप्त होता है। कल हम आपके सामने डचों के भारत आगमन की शुरुआत करें।